नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मेहरोत्रा। इस चैनल पर आपको गणित और भौतिक विज्ञान के मैथमेटिक्स और फिजिक्स के एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस के आधार पर तमाम जो आपका पाठ्यक्रम है उसके कंटेंट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग कक्षा 12 गणित के डिटर्मिनेंट यानी सारणिक की चर्चा आज प्रारंभ करते हैं। ये डिटर्मिनेंट का पहला लेक्चर होगा। सारणिक को जानने के लिए आव्यूह का जानना आवश्यक है। आव्यूह का पूरा कंटेंट अवेलेबल करा दिया गया है। आप हमारे चैनल पर जाकर आव्यूह को एक एक लेक्चर करके पूरा देख सकते हैं। आव्यूह को बिना जाने आप सारणिक नहीं जान सकते। सारणिक क्या है? आव्यूह का ही एक परिवर्तित रूप है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखा जा सकता है। हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की चर्चा की है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह की चर्चा की है, वहाँ पर सारणिक की भी थोड़ी चर्चा की गई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की चर्चा की गई है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का जब मापांक निकाल लिया जाता है, मॉडुलस ले लिया जाता है, डिटर्मिनेंट ए कहलाता है, यानी उसी का वो डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो अगर 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी 2 कोटि का सारणिक कहलाएगा वो। अगर 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो उसका संगत डिटर्मिनेंट होगा वो 3 कोटि का सारणिक कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम सारणिक की बात करते हैं। और सर्वप्रथम सारणिक को कैसे लिखते हैं? सारणिक को हम डिटर्मिनेंट ए लिखते हैं। डिटर्मिनेंट ए लिख दिया जाता है और ये सारणिक कहलाता है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसी को मॉड ए भी लिख दिया जाता है। ये दोनों एक ही बात है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा जाए या मॉड ए लिखा जाए, या इसी को कुछ स्थानों पर डेल्टा के रूप में भी निरूपित किया गया है। तो अगर एक आव्यूह है, सपोज दैट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A = A B C D। निश्चित रूप से ये 2 × 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका अगर हम डिटर्मिनेंट A निकालते हैं तो डेल्टा लिखें या मॉड A लिखें, ये हो जाएगा A B C D। और अब हम जब इसका प्रसार करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप प्रसार पहले पढ़ ही चुके हैं, फिलहाल यहाँ हम देखें तो ये इस प्रकार से गुणा करके हम प्रसार निकाल सकते हैं, A का D से माइनस B का C से। तो ये 2 कोटि के किसी सारणिक के प्रसार का तरीका हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है जानना, इसके बिना सारणिक सरल नहीं की जा सकती है। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें, अगर एक मैट्रिक्स है जो 3 × 3 का लिखा हुआ है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C। तो ये मैट्रिक्स 3 × 3 का एक आव्यूह लिखा हुआ है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 3 है, यानी इसका जो संगत डिटर्मिनेंट होगा वो 3 कोटि का एक सारणिक होगा। तो 3 कोटि का जो सारणिक होगा उसकी हम अगर बात करें तो ये होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C। ये एलिमेंट्स जब इस प्रकार से लिख दिए जाते हैं तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए को प्रदर्शित करता है और यानी सारणिक को दर्शाता है। अब इसका अगर हमको एक्सपेंशन करना है, प्रसार करना है, तो हमने पहले भी इसकी चर्चा की है। ये थोड़ा सा सरल तरीका है, इसको आप यहाँ लिख लेते हैं और फिर इसको लिख लेते हैं, B1 C1 और B2 C2। और अब जब हम प्रसार करते हैं तो पहले A1 इसका इससे गुणा और माइनस इसका B2 C3 माइनस B3 C। फिर इसी प्रकार से प्लस A2 ये B3 C1 माइनस B1 C2। और फिर इसी प्रकार से प्लस A3 B1 C2 माइनस B1 C2 माइनस B2 C। तो इस प्रकार से किसी 2 × 2 या 3 × 3 के सारणिक का प्रसार हम कर लेते हैं। अगर
स्क्वायर मैट्रिक्स जो दिया है वो 2 ऑर्डर का है, तो संगत डिटरमिनेंट भी 2 कोटि का सारणिक होगा, यानी 2 कोटि का 2 ऑर्डर का वो डिटरमिनेंट कहलाएगा। और अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स 3 कोटि का है तो उसका जो संगत डिटरमिनेंट होगा वो भी 3 कोटि का ही होगा। तो इसी क्रम में अगर हम ये प्रश्न देखें कि एक डिटरमिनेंट दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा और इसका मान ज्ञात करना है, तो अगर हम इसका हल देखें तो एक डिटरमिनेंट है cos थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और cos थीटा, और इसका अगर हम प्रसार करेंगे तो जैसा कि आपको बता चुके हैं इसका गुणा और माइनस चिन्ह के साथ इसका गुणा, तो cos थीटा का cos थीटा से गुणा हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा। और इसी क्रम में इसका गुणा होगा तो माइनस और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 बताई गई है। cos स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा बराबर ट्रिग्नोमेट्री में 1 होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। इसी क्रम में अगर हम देखें एक डेल्टा एक और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 -1 4 2 3 1 4 0 0, और इसको सरल करके इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका अगर हम सलूशन देखें तो 1 -1 4 2 3 4 2 3 1 और 4 0 0 ये डिटरमिनेंट दिया है, और हमने आपको बताया है कि ये मान आप यहाँ नोट कर लीजिए -1 और 4, और फिर उसी क्रम में 3 और 1, और अब इसका एक्सपेंशन कर दीजिए तो 3 का 0 से 0 माइनस, और प्लस 2 का प्रसार करेंगे 0 माइनस 0, और फिर 4 बचा तो 4 का अगर प्रसार करेंगे तो -1 और -12 ये 0 हो गए, और प्लस 4 गुणे -13, यानी इसका एक्सपेंशन जो आएगा वो -52 आएगा। प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है, अधिकांश सवालों में आपको प्रसार की ज़रूरत पड़ती है, बस ये ध्यान देना है कि प्रसार करना कैसे है। जब तक आप प्रसार नहीं सीख पाएंगे मुझे लगता है डिटरमिनेंट हल नहीं हो सकता है। अब इसी क्रम में सारणिक के गुणों की चर्चा की जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या होंगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उनको हम नहीं पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चंस को हल करने में दिक्कत होगी। सारणिक के गुण का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पहली जो प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणी के रो और कॉलम का आपस में विनिमय कर दिया जाए, उनको परस्पर बदल दिया जाए, तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहली प्रॉपर्टी कि यदि किसी सारणिक के पंक्ति तथा स्तंभ परस्पर बदल दिए जाएं तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। अगर सारणी के रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और अगर हम इसको एक नया डिटरमिनेंट लिखें, रो को कॉलम, ये रो है, रो को कॉलम बना दें a1 a2 a3 और b1 b2 b3 और c1 c2 c3, तो इनको सरल करने पर आप देखेंगे कि जो मान यहाँ से प्राप्त होगा इसका प्रसार करने पर और जो मान इसका प्रसार करने पर प्राप्त होगा वो बराबर होगा। अगर आप इसका प्रसार करें, अभी हमने प्रसार करने का तरीका बताया था, उस तरीके से आप इसका प्रसार करें और इसका प्रसार करें तो दोनों मान आपको बराबर प्राप्त होंगे। यानी यदि किसी सारणी के पंक्ति तथा स्तंभ परस्पर बदल दिए जाएं, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें, तो इस प्रकार से सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात सारणी के रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए,
कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में बदल दिए जाएं तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, यानी उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यानी ए अगर दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, तो किन्हीं दो को बदल दिया जाए, R1 को R2 और R2 को R1 बना दें तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। R2 को R3 और R3 को R2 बना दें तो भी माइनस चिन्ह आ जाएगा। R3 और R1 का आपस में चेंज कर दिया जाए तो भी माइनस चिन्ह आ जाएगा। यही क्रम हम C1 के साथ कर सकते हैं। यानी अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम बदल दिए जाएं तो सारणिक का मान ऋणात्मक माने चिन्ह उसका बदल जाएगा। यानी अगर हम इसको B1 B2 B3 A1 A2 A3 लिखें, C1 C2 C3 लिखें तो यहाँ माइनस चिन्ह है। यानी कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में बदल देने पर सारणिक का चिन्ह। इसी क्रम में तीसरी प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान हैं तो सारणिक का मान शून्य होगा। यानी यदि किसी सारणिक के कोई दो रो या कोई दो कॉलम सर्वसम है तो सारणिक का मान शून्य होगा। जैसे अगर हम एक डिटरमिनेंट लिखते हैं D बराबर A1 A2 A3 A1 A2 A3 और B1 B2 B3, तो इस सारणिक का मान जो होगा वो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दो रो R1 और R2 समान है। दो रो या दो कॉलम अगर सर्वसम है तो उस सारणिक का मान शून्य हो जाता है। हम इस प्रॉपर्टी का बहुत उपयोग होता है। अगर डिटरमिनेंट का मान शून्य दिखाना है तो उसमें इस प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। इसी क्रम में अगला एक है कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी निश्चित संख्या से गुणा कर दें तो उस सारणिक में माने उस सारणिक के मान में पूरे मान में उस संख्या से गुणा हो जाता है। माने अगर कोई डिटरमिनेंट मान लीजिए लिखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अब हम किसी निश्चित संख्या के हो सकती है, लैम्डा हो सकती है, 1 2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, उससे गुणा करें किसी रो में और एक नया डिटरमिनेंट फाइंड करें। मान लीजिए K से गुणा कर रहे हैं, KA1 KA2 KA3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, तो जब हम इसको सरल करेंगे तो ये मान KD के बराबर होगा। अगर हम इसका प्रसार करें तो K गुणे D आ जाएगा। यानी यदि किसी सारणी के किसी रो या किसी कॉलम के सभी अवयवों को किसी निश्चित संख्या से गुणा करें तो उस सारणी के मान में उस संख्या से गुणा हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर ध्यान देने वाली कि सारणिक की बात हम कर रहे हैं। अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में जो गुणा होता है वो सारे एलिमेंट में होता है। अगर ये मैट्रिक्स होता तो ये K सबको गुणा करता, लेकिन यहाँ पर डिटरमिनेंट है, बाहर वाली कोई संख्या अगर अंदर जाएगी तो किसी रो या किसी कॉलम के ही सभी अवयवों को गुणा करेगी। इसी क्रम में एक अगली प्रॉपर्टी होगी, पांचवी प्रॉपर्टी, कि यदि किसी सारणी का कोई रो या कोई कॉलम के सभी अवयव दो अथवा दो से अधिक अवयवों के योग अथवा अंतर के रूप में लिखे हैं तो सारणी को हम उसी कोटि के दो अथवा दो से अधिक सारणिकों के योग अथवा अंतर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि एक डिटरमिनेंट दिया है A1 प्लस L1 A2 प्लस L2 और A3 प्लस L3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 और प्लस L1 L2 L3 यहाँ B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अगर एक सारणिक दिया हुआ है जिसका कोई एक रो या कोई एक कॉलम सभी अवयव उनके दो अथवा दो से अधिक अवयवों के योग के रूप में लिखे हैं या अंतर के रूप में लिखे हैं तो उनको हम उसी कोटि के दो सारणिकों के योग अथवा अंतर के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एलिमेंट सेम रहेंगे, ये R2 और R3 यहाँ सेम रहेगा और R1 दो भागों में बढ़ जाएगा, A1 A2 A3 और L1 L2 L3। तो इस प्रकार से ये पांचवी प्रॉपर्टी हुई, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। और इसी क्रम में एक छठी प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव में
किसी दूसरे पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों के सम अपवर्त जोड़े या घटाए जाएं तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अगर हम एक सारणिक ले लें, एक सारणिक है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये एक सारणिक है जिसके लिए ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। तो अगर हम इस सारणिक के किसी रो या किसी कॉलम के सभी अवयवों में किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम के संगत अवयवों के सम अपवर्त जोड़े या घटाए जाएं, सम अपवर्त का मतलब हुआ निश्चित संख्या से गुणा करके जोड़े या घटाएं तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अगर हम एक दूसरा सारणिक लिखें जहां हम लिखें C1 प्लस MC2, C2 का यम गुणा इसमें जोड़ दें, A1 प्लस MA2 B1 प्लस MB2 C1 प्लस MC2 और A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इस सारणिक का मान भी D होगा। अगर हम करना चाहें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यही प्रॉपर्टी यहाँ लगा दें तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और प्लस MA2 A2 A3 MB2 MC2 B2 C3 और B3 C3। ये हो गया आपका D और यहाँ से M लिखा जा सकता है, अभी चौथी प्रॉपर्टी पढ़ाई गई। और ये हो गया A2 B2 C2 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। D यहाँ दो रो समान है, दो कॉलम समान है, C1 और C2 समान है, दो रो या दो कॉलम समसम होते हैं तो सारणी का मान शून्य हो जाता है, तो ये शून्य हो जाएगा, माने ये D सिद्ध हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सारणिक लिखा हुआ है उसके किसी रो या किसी कॉलम के सभी अवयवों में किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के संगत अवयवों के सम अपवर्त जोड़े या घटाए जाएं तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं। तो इसी क्रम में हम प्रॉपर्टी का उपयोग करके कुछ क्वेश्चन देखें। तो एक पहला क्वेश्चन है, एक सारणिक दिया हुआ है और उस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो उस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम डिटर्मिनेंट लिख लें 102 18 36 1 3 4 17 3 6। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 102 6 गुणे 17 लिखा है, ये 6 गुणे 3 लिखा है, ये 6 गुणे 6 लिखा है और इसको आप वैसे ही लिख दीजिए और ये भी वैसे। इसको हम 6 यहाँ से बाहर लिखा जा सकता है। सारणिक की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई कि अगर किसी सारणिक में किसी रो या किसी कॉलम में सभी अवयवों को किसी निश्चित संख्या से गुणा किया जाए तो उस सारणिक के मान में उस संख्या से गुणा हो जाता है। तो यहाँ 6 से सबने गुणा था वो 6 बाहर हो जाएगा और इस प्रकार से हमारे पास ये मिल गया। और इसका जो मान है वो क्या है, जो R3 है और R1 है वो सेम है, 17 17 3 3 6 6। एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ाई गई कि यदि किसी सारणिक के कोई दो रो या कोई दो कॉलम समसम है तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है और वो प्रॉपर्टी लिख देनी है और प्रॉपर्टी के बाद ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए इतना बराबर 0। तो यहाँ प्रसार नहीं करना होता है, जबकि छात्र क्या करने लगते हैं, इसका एक्सपेंशन करने लगते हैं। प्रसार नहीं करना है, बिना प्रसार किए सिद्ध करना है, तो बिना प्रसार किए हम ऐसे इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला एक सवाल है, दो डिटर्मिनेंट बराबर दिए हुए हैं और x का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम इनका सॉल्यूशन देखें तो 3x x 1 और बराबर 3 4 2 1। अब हम इनका प्रसार कर लें तो प्रसार आप पढ़ चुके हैं 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी प्रसार 3 माइनस 8, 3 कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 8, यानी x बराबर √8 या प्लस माइनस 2। तो यहाँ से x का मान
प्लस माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सवाल है, सिद्ध करना है डिटर्मिनेंट है 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये सवाल जो है पर्टिकुलर यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या इस तरीके के बहुत से सवाल हैं जिनमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में आता है 5 नंबर में, और मुझे लगता है कि आपको ये एक्सरसाइज जरूर तैयार कर लेनी चाहिए ढंग से। तो अगर हम इसका सलूशन देखें तो LHS हम नोट करें पहले 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब यहाँ एक बहुत कठिन समस्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसका सीधे प्रसार कर देते हैं, और प्रसार नहीं करना होता है, पहले सारणी को सरल करना होता है। आप या जैसे भी पढ़ रहे हैं, अगर आपने सीधे ये देखा है कि इसका प्रसार करके हम हल कर दे रहे हैं तो एक तो ये क्वेश्चन बड़ा बहुत हो जाएगा, गलती होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, और इसके अलावा शायद लास्ट तक सरल भी ना हो पाए क्योंकि इसका जो फैक्टर होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको पहले इसको सरल करना है। सरल करने का क्या तरीका है, हम प्रयास करते हैं कि यहाँ 2 पद 0 आ जाएं। 3 रो और 3 कॉलम होते हैं, किन्हीं 2 रो या किन्हीं यानी 3 रो और 3 कॉलम होते हैं, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के 2 अवयव शून्य हो जाएं। ऐसा प्रयास करते हैं, जबरदस्ती हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रयास करते हैं कि कोई 2 अवयव किसी रो या किसी कॉलम के शून्य हो जाएं। प्रयास करते हैं कि पहले वाले रो के 2 अवयव शून्य हो जाएं, और उसका हम बहुत आसान तरीका आपको बता रहे हैं, यहाँ देखिए ढंग से। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, अगर हम C2 में से C3 को घटा दें, एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई कि यदि किसी सारणी के किसी रो या किसी कॉलम से किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम के संगत अवयवों के समअपवर्त जोड़े या घटाए जाएं तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम C2 में से C3 का 1 गुना घटा दें तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहेगा, यानी 1 माइनस 1 0 हो गया, b माइनस सी और b क्यूब माइनस सी क्यूब। यही प्रॉपर्टी C3 माइनस C1 के लिए भी करें तो 1 माइनस 1 0 हो गया, c माइनस a हो जाएगा और c क्यूब माइनस a क्यूब। और अब इसको हम फैक्टर करके सरल कर लें, 1a क्यूब, यहाँ 0 b माइनस सी और ये b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी गुणनखंड होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया, यही चीज़ यहाँ पर भी c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा C2 है उसमें b माइनस सी कामन है और जो C3 है उससे c माइनस ए कामन है। तो इस प्रकार से हम ये कामन कर लेंगे, कामन वाले पद, यानी b माइनस सी कामन हो जाएगा और c माइनस ए कामन हो जाएगा। अंदर बचेगा 1a क्यूब और यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये पद बचेगा। और यहाँ भी 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। और अब प्रसार करना बहुत आसान है, इसका प्रसार होगा केवल इसका गुणा, यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी और माइनस इसका इससे गुणा, बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। और इस प्रकार से शेष दोनों पदों के प्रसार शून्य हो जाएंगे क्योंकि आगे 0 लिखा है। यहाँ b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ पर जब हम सरल करेंगे तो सी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक साथ और प्लस ए सी माइनस बी सी एक साथ। और अब हम देखते हैं इसका फैक्टर कर लें, a माइनस बी और a प्लस बी और माइनस सी कामन ले लें तो a माइनस बी, पूरे से तो यहाँ पर प्लस सी कामन होगा
पूरे से a माइनस बी कॉमन हो जाएगा, तो हमारा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, और यहाँ बचेगा a प्लस b और यहाँ बचेगा c। तो ये जो हमको सिद्ध करना था RHS में वो हमारा सिद्ध हो जाता है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a और a प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार के तमाम सवाल हो सकते हैं। इसी सवाल का एक थोड़ा सा परिवर्तित रूप है, अगर आप यहाँ पर देखें, इसी सवाल में थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर a आ जाता है, b आ जाता है, c आ जाता है। यहाँ a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, a की घात 4, b की घात 4, c की घात 4। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पर a b c भी सिद्ध करना होगा। कैसे? यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a की घात 4 है, इससे हम a कॉमन ले लेंगे। ऐसे यहाँ b स्क्वायर, यहाँ b की घात 4, यहाँ से b कॉमन ले लेंगे, यहाँ c स्क्वायर और यहाँ c की घात 4, तो यहाँ से c कॉमन ले लेंगे और हमारा RHS जो सिद्ध करना होगा वहाँ पर a b c, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस b प्लस c। और इस प्रकार से बहुत से सवाल हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल था जिसको हमने यहाँ पे किया है। इस तरीके के तमाम सवाल हो सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आपको हमने सारणिक बताया, सारणिक का एक्सपेंशन बताया, सारणिक की जो विभिन्न प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको बताया और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी किए गए। सारणिक का प्रसार करके कुछ सवाल थे वो किए गए, सिद्ध करने वाले कुछ सवाल किए गए। सिद्ध करने वाला एक सवाल निश्चित रूप से परीक्षा में आता है, तो इसको आप पढ़ें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करने से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल पाएगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस पर उपलब्ध होने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उनका लाभ उठा पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम सारणी की कुछ और चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।